हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं आईएसएल 25-26 सीजन के रिगार्डिंग। दो तीन मेजर अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। सबसे पहला तो भाई इस सीजन के आईएसएल का जो मीडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग का टेंडर है वो कल AFF 18 ऑफ जनवरी को फ्लोट करने वाले हैं एंड 2 ऑफ फेब को यहाँ पे उस टेंडर को ओपन करेंगे एंड हमको पता चलेगा कि भाई इस सीजन के आईएसएल का ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर कौन होगा। लेकिन जो इनसाइड सोर्सेज से खबर निकल के आ रहा है वो ये है कि जो टीवी का ब्रॉडकास्टिंग है वो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली आपका डीडी स्पोर्ट के ऊपर हो सकता है, अगर ये जो टेंडर वो निकाल रहे हैं उसमें कोई भी प्राइवेट ब्रॉडकास्टर ने बिड नहीं किया तो, जिसमें ऑब्वियसली सोनी के साथ बातचीत वो करेंगे। बट एट द मोमेंट सोनी में भी यहाँ पे उन्होंने अपनी कंपनी को थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर किया है एंड कॉस्ट कटिंग भी किया है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आई डोंट थिंक सो कि सोनी यहाँ पे ऑन बोर्ड आएगा। एंड टीवी के ऊपर डीडी स्पोर्ट एट द मोमेंट मोस्ट लाइकली एक आपको यू कैन से रियलिस्टिक ऑप्शन दिखने को मिल रहा है। दूसरा जो OTT प्लेटफॉर्म है उसमें यहाँ पे फैन कोड ने इंटरेस्ट दिखाया है, बट वो भी यहाँ पे ह्यूज अमाउंट पे करने से मना कर रहे हैं। सो अब AFF एंड क्लब्स को देखना है कि क्या वो इस बात को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है, देन फैन कोड कैन बी ए ऑप्शन। अदरवाइज वहाँ पे भी फिर वेव्स OTT हो गया या फिर AFF का यूट्यूब चैनल, दिस काइंड ऑफ ऑप्शन यहाँ पे लास्ट रिसोर्ट के तौर पे यूज़ किए जा सकते हैं। सो दिस इज़ दी अपडेट ऑन दी ISL ब्रॉडकास्टिंग, जिसका फाइनल हमें अनाउंसमेंट यहाँ पे नेक्स्ट 1 या 2 वीक में आफ्टर दिस टेंडर प्रोसेस ओवर देखने को मिल जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। दूसरा ISL का अपडेट है रिगार्डिंग वेन्यू। तो हम सबको पता है कि कुछ अभी भी क्लब्स है जिनके होम वेन्यू फाइनलाइज नहीं हुई है, जिसमें केरला ब्लास्टर का एक चीज़ कंफर्म हो चुका है कि वो अपने होम मैचेस JLN कोची में मोस्ट प्रोबेबली 99% नहीं खेलेंगे, क्योंकि वहाँ पे रिसेंटली रिनोवेशन हुआ है एंड उस स्टेडियम का अब जो रेंटल कॉस्ट है वो बढ़ चुका है। तो इसीलिए केरला ब्लास्टर का मैनेजमेंट यहाँ पे बाकी जो केरला में ऑप्शन है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसमें EMS कॉरपोरेशन स्टेडियम कोझिकोड एट दी मोमेंट सबसे स्ट्रॉन्ग ऑप्शन दिख रहा है। बट वहाँ पे भी दिक्कत अभी ये है कि वहाँ पे रिसेंटली एक मोटर स्पोर्ट का इवेंट हुआ था, तो उसके चलते वहाँ की पिच अभी रेडी नहीं है। बट अगर फेब के 3rd वीक तक वो पिच रेडी हो जाती है तो केरला ब्लास्टर मोस्ट लाइकली अपने होम मैचेस कोझिकोड में खेलेंगे। उसके भी बैकअप के तौर पे वो मंजेरी स्टेडियम जो है उसके पास वो भी देख रहे हैं, बट EMS कॉरपोरेशन मोस्ट लाइकली उनका होम वेन्यू हो सकता है। चेन्नई FC की अगर हम बात करें तो उनके लिए भी JLN चेन्नई में खेलना एट द मोमेंट रियलिस्टिकली पॉसिबल होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फ्री में वो स्टेडियम नहीं देगी, आपको रेंट पे करना ही पड़ेगा। तो उसके चलते गोवा में यहाँ पे एट द मोमेंट चेन्नई FC अपना जो होम वेन्यू का ऑप्शन है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो अपने होम मैचेस गोवा में खेल सकते हैं। मुंबई सिटी का भी एट द मोमेंट सिमिलर सा ही यहाँ पे प्लान दिख रहा है कि वो भी अपने होम मैचेस गोवा में खेल सकते हैं, क्योंकि जो मुंबई फुटबॉल एरिना है वो अभी रेडी नहीं है एंड उनको रेडी करने में काफ़ी खर्चा होने वाला है। सो दैट्स वाई दे ऑल्सो माइट गो फॉर गोवा। ओडिशा FC की बात करें तो वो यहाँ पे गोवा या फिर कोलकाता को एट द मोमेंट एक्सप्लोर कर रहे हैं एज ए होम वेन्यू ऑप्शन। तो लेट्स सी वो भी कहाँ पे अपना होम वेन्यू फाइनल करते हैं। बाकी सारे क्लब्स के ऑलमोस्ट होम वेन्यू यहाँ पे डिसाइड हो चुके हैं। थर्ड जो इस सीजन के ISL के रिगार्डिंग अपडेट आ रहा है वो है सैलरी कट। यहाँ पे हम सबको पता है कि कल FC गोवा ने ऑफिशियल अनाउंस किया कि उनके फर्स्ट टीम के प्लेयर्स एंड कोचिंग स्टाफ ने सैलरी कट लेने से यहाँ पे एग्री कर लिया है, लेकिन जो बाकी क्लब्स है वो भी एट द मोमेंट अपने प्लेयरों के साथ सैलरी कट का डिस्कशन कर रहे हैं। उसमें मुंबई सिटी FC के प्लेयरों ने सैलरी कट लेने से मना कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे उनकी ओर से क्लियरली मैनेजमेंट को बोला गया है कि जो प्लेयरों का कॉन्ट्रैक्ट है वो फुलफिल होना चाहिए एंड प्लेयरों के भी यहाँ पे फाइनेंशियल यू कैन से कि कमिटमेंट होते हैं जो उनको फुलफिल करना है। सो हम यहाँ पे सैलरी कट नहीं लेंगे। एंड FIFPro जो यहाँ पे फुटबॉल प्लेयरों का एसोसिएशन है वर्ल्ड का, उन्होंने भी क्लबों को क्लियरली बोला है कि आप यहाँ पे म्यूचुअली ही सैलरी कट के लिए प्लेयरों को यहाँ पे यू कैन से कि एग्री करवा सकते हो, बाकी कोई फोर्सफुली यहाँ पे चीज़ नहीं होनी चाहिए एंड प्लेयरों का जो राइट्स है उसका भी कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के प्लेयरों ने भी सैलरी कट लेने के लिए एग्री कर लिया है, जस्ट लाइक FC गोवा प्लेयर्स। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC मैनेजमेंट ने भी यहाँ पे जो उनके प्लेयर्स एंड कोचिंग स्टाफ है उनके साथ वो अंडरस्टैंडिंग बिठा दिया है। बेंगलुरु FC
केरला ब्लास्टर एंड चेन्नई एफसी वो अपने प्लेयरों के साथ एट द मोमेंट नेगोशिएशन में है। सो लेट्स सी उनमें से कितने क्लबों के प्लेयर्स यहाँ पे सैलरी कट लेने के लिए एग्री करते हैं। नेक्स्ट उसके अलावा यहाँ पे 2 और फॉरेनर्स ने इस सीज़न की आईएसएल को टाटा बाय बाय बोल दिया है, जिसमें जैसे मैंने कल आपको अपडेट दिया था कि एलेदिन एजारे का इंडोनेशियन लीग में क्लब के साथ र्यूमर आ रहा है, तो फाइनली ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी आ चुका है नॉर्थ ईस्ट की ओर से कि एलेदिन एजारे गोज टू द इंडोनेशियन लीग। 6 महीने की लोन डील पे वो गए हैं। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के साथ एलेदिन एजारे का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस सीजन के एंड तक था, बट उसको नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। दैट मीन्स कि 6 महीने की लोन के बाद वो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में वापसी करेंगे एंड देन दोनों पार्टीज बैठ के डिसाइड करेंगे कि भाई नेक्स्ट सीजन वो आईएसएल में कंटिन्यू करेंगे या फिर वो कहीं और जगह पे परमानेंट मूव बनाएंगे। बट एट द मोमेंट इस सीजन की आईएसएल में आपको एलेदिन एजारे नहीं देखने को मिलेंगे। उसके अलावा ईस्ट बंगाल के जो स्ट्राइकर है हिरोशी इबुसुकी, उन्होंने भी क्लब को टाटा बाय बाय बोल दिया है। तो रिसेंटली उन्होंने समर ट्रांसफर विंडो में क्लब को ज्वाइन किया था। तो इसी के साथ ईस्ट बंगाल के जो दोनों समर साइनिंग है स्ट्राइकर के, यहाँ पे हमीद एदाद एंड हिरोशी इबुसुकी, दोनों ने यहाँ पे क्लब को लीव कर दिया है। नाउ इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग टू सी कि भाई ईस्ट बंगाल इनके रिप्लेसमेंट के तौर पे किसको यहाँ पे साइन करते हैं फॉर दिस सीजन, बिकॉज दिस दी सीजन की जहाँ पे ईस्ट बंगाल के पास चांस है टू विन दी एक्चुअली लीग, बिकॉज कई सारी टीमें यहाँ पे विथआउट फॉरेनर्स होंगी, तो उनके लिए यहाँ पे एक रियलिस्टिक चांस यही सीजन है। अदरवाइज आगे फिर कब यहाँ पे उनका यू कैन से की चांस बनेगा, वी डोंट नो। सो लेट्स सी कौन उसको साइन करते हैं। आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई आई लीग के रिगार्डिंग भी भाई काफ़ी मेजर अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। तो सबसे पहले उसमें भाई आई लीग के इस सीज़न की बात करें तो उसके फॉर्मेट में भाई एएफएफ ने क्लबों के सामने फॉर्मेट प्रपोज किया है कि जिसमें यहाँ पे सिंगल लेग राउंड रॉबिन होम एंड अवे मैचेस होंगे, जिसमें 11 क्लब्स आपके इस सीज़न आई लीग में होंगे, जिसको 5 होम गेम एंड 5 यहाँ पे अवे गेम खेलने होंगे सिंगल राउंड रॉबिन में। उसके बाद जो टेबल में टॉप 6 टीमें होंगी वो प्लेऑफ खेलेगी, जस्ट लाइक पहले जैसे आपका आईएसएल का फॉर्मेट था उसी को उन्होंने आई लीग में इस बार इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। तो वो 6 टीमें प्लेऑफ खेलेगी एंड जो नीचे की 5 टीमें होगी बॉटम टेबल की टीमें वो यहाँ पे रेलीगेशन बैटल खेलेगी। तो इस तरह से इस सीज़न के आई लीग का जो फॉर्मेट है वो एएफएफ की ओर से क्लबों के सामने रखा गया है एंड 80 डेज में आपका पूरा इस सीज़न का आई लीग होने वाला है। उसी के साथ एएफएफ ने आई लीग क्लबों के सामने भी 20 साल के नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म जो गवर्नेंस मॉडल है वो भी आई लीग क्लबों के सामने रखा है, जस्ट लाइक जैसे उन्होंने आईएसएल क्लबों के साथ रखा था। बट आईएसएल क्लबों को जो पावर यहाँ पे उन्होंने नहीं दी वो यहाँ पे उन्होंने आई लीग क्लब को दी है। मतलब जो आईएसएल क्लबों को गवर्नेंस मॉडल में उन्होंने अपने पास वो वीटो पावर रखी थी वो यहाँ पे नहीं रखी है। जैसे कि भाई जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें यहाँ पे आई लीग क्लबों को जो गवर्नेंस मॉडल प्रपोज किया गया है उसमें सिर्फ एआईएफएफ के पास वीटो पावर है इंटेग्रिटी और उस तरह के यू कैन से कि मैटर में, जो कमर्शियल ऑपरेशनल मार्केटिंग ये सारे जो डिसीजन है उसमें उन्होंने कोई वीटो पावर नहीं रखी है। तो ये बेसिकली एट द मोमेंट आप बोल सकते हो कि जो आईएसएल क्लब ऑटोनॉमी डिमांड कर रहे थे वो उन्होंने आई लीग क्लबों को दी है बट आईएसएल क्लबों को नहीं दी है। अब ये डिफरेंस एआईएफएफ की ओर से क्यों किया जा रहा है कि भाई एक तरफ आप आईएसएल क्लबों को वो चीज़ नहीं दे रहे हो और आई लीग क्लबों को दे रहे हो, वी डोंट नो, बट दैट इज़ हाउ एट द मोमेंट सिचुएशन इज़। अब इसकी इनसाइड में बात करूँ कि इनसाइड स्टोरी क्यों ऐसा है, वो ये है कि आप सबको पता होगा कि इससे पहले 10-11 साल से जब आईएसएल चल रहा था तब आईएसएल क्लब्स एंड एफएसडीएल ने आई लीग क्लबों के साथ यहाँ पे जाती हुई है या फिर एएफएफ के जो ऑफिशियल्स है उनको उस तरह का वो भाव नहीं मिलता था। तो अब ये लोग यहाँ पे दाव ले रहे हैं। अब क्योंकि एफएसडीएल जो यहाँ पे आईएसएल क्लबों का माई बाप था वो चला गया है, तो अब क्या है कि भाई ये लोग यहाँ पे बोल रहे कि भाई अब हमारी बारी है, अब हम तुमको दिखाएंगे हमारा पावर। तो बेसिकली ये पावर पॉलिटिक्स है कि जिसमें यहाँ पे अब क्योंकि आईएसएल क्लब प्रेशराइज हो चुके हैं फ्रॉम दी मिनिस्ट्री एंड फ्रॉम दी गवर्नमेंट, तो एएफएफ को भी पता है कि भाई हम जैसे यहाँ पे इनको नचाएंगे ये नाचेंगे। तो इसीलिए भाई ये अब जैसे आप देखिए कि उन्होंने आई लीग का फॉर्मेट आईएसएल जैसा कर दिया, फिर ये जो यहाँ पे पावर्स है उसमें भी आप देखिए उन्होंने आई लीग क्लबों को ज़्यादा पावर दी है लीग रन करने के लिए कंपेयर टू आईएसएल क्लब्स। सो ये अभी उनकी ओर से चल रहा है।
बट इवेंचुअली इसमें लॉस इंडियन फुटबॉल का ही है। अगर आप एज अ फैन के पर्सपेक्टिव से देखें कौन सही है कौन गलत है, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, उसमें अगर आप ना पड़े और स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर इंडियन फुटबॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो इन सब का भाई यहाँ पे अपना खुद का सेल्फ इंटरेस्ट है। इंडियन फुटबॉल का इसमें ओवरऑल कोई यहाँ पे फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपके स्टेक होल्डर्स आपस में ही इस तरह की टसल में रहेंगे तो फिर इंडियन फुटबॉल का यहाँ पे कोई यू कैन से कि सोचने वाला नहीं है। एंड वो आई थिंक अभी तक फैंस को रियलाइज हो जाना भी चाहिए कि ये पूरे क्राइसिस में यहाँ पे AIFF, ISL क्लब, आई लीग क्लब, प्लेयर्स, क्लब ऑफिशियल्स, कोचेस, इन सब का एक ही प्रायोरिटी रहा है, सेल्फ इंटरेस्ट। इंडियन फुटबॉल का ओवरऑल आगे कैसे यहाँ पे इंटरेस्ट हो, वो आपने एक बार भी उसके रिगार्डिंग ये जो जितनी भी मीटिंग्स हुई उसमें कभी भी उसके ऊपर बात हुआ हो, आप मेरे को बता दीजिए। कभी नहीं हुआ। तो वही वाली चीज़ है यहाँ पे। सिंपल सी बात यह है कि कोई सा भी फॉर्मेट लेके आ जाओ, कोई सा भी गवर्नेंस मॉडल लेके आ जाओ, कुछ भी लेके आ जाओ, अगर आपकी प्रायोरिटीज, आपका इंटेंशन, अपनी पावर पोजीशन, अपना यहाँ पे यू कैन से कि ईगो, अपनी सेल्फ इंटरेस्ट वाली चीज़ें होगी, एंड इंडियन फुटबॉल का अगर आपका यहाँ पे ओवरऑल यू कैन से कि बेटरमेंट, डेवलपमेंट नहीं होगा प्रायोरिटी, तो कुछ भी कर लो भाई, फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये फैंस के लिए ये चीज़ को रियलाइज करना ज़रूरी है। बट दिस इज हाउ इंडियन फुटबॉल पहले भी चलता आ रहा था, आगे भी चलता आ रहेगा। सो ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप रख नहीं सकते इंडियन फुटबॉल से कि भाई यहाँ पे इन मामलों में यहाँ पे हमें कुछ बेटर देखने को मिलेगा। बट दैट इज़ व्हाट इट इज़। आपके क्या ख्याल है, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वर्ल्ड फुटबॉल। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं भाई कल खेले गए AFC अंडर-23 एशियन कप के दो धमाकेदार क्वार्टर फाइनल में के बारे में, कि जहाँ पे पहले क्वार्टर फाइनल में भाई जापान वर्सेस जॉर्डन के बीच में जो मैच हुआ वो पेनल्टी शूटआउट में जापान ने 4-2 से जीत के अपनी जगह सेमीफाइनल में सिक्योर की है। बट व्हाट अ फाइट पुट अप बाय जॉर्डन। आप देखिए जॉर्डन फर्स्ट हाफ में 1-0 से लीड लेके चल रहा था, सेकंड हाफ में नो डाउट जापान ने कमबैक मारा, रेगुलर टाइम में मैच 1-1 पे एंड हुआ, देन पेनल्टी शूटआउट में भी भाई जॉर्डन ने ज़बरदस्त फाइट दी है। बट इवेंचुअली जापान गोज इनटू द सेमीफाइनल। सेकंड क्वार्टर फाइनल में भाई वियतनाम वर्सेस UAE वाला मैच भी भाई काफ़ी क्लोज मैच था, जो कि 3-2 से वियतनाम ने जीत के यहाँ पे अपनी जगह फाइनल में सेमीफाइनल में सिक्योर की है। बट दैट वाज आल्सो अ रोलर कोस्टर मैच। वियतनाम लीड ले रहा था, UAE कमबैक मार रहा था, वियतनाम लीड ली, अगेन UAE ने कमबैक मारा, एंड देन फाइनली द विनिंग गोल केम फ्रॉम द वियतनाम। सो वियतनाम की टीम अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। आज भी दो धमाकेदार क्वार्टर फाइनल है, साउथ कोरिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एंड उज्बेकिस्तान वर्सेस चाइना। तो लेट्स सी और कौन सी दो टीमें हैं जो यहाँ पे सेमीफाइनल में अपनी जगह सिक्योर करती है। आपकी क्या प्रेडिक्शन है, आपकी क्या थॉट्स है, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी ने यहाँ पे मार्क गुही की जो साइनिंग है उसको कंप्लीट कर लिया है, एंड हियर वी गो हो चुका है। सो दैट्स अ ग्रेट साइनिंग फ्रॉम दी मैनचेस्टर सिटी साइड, बिकॉज मार्क गुही की जो डिमांड है एट द मोमेंट इन यूरोपियन टॉप क्लब्स वो काफ़ी ज़्यादा थी, हॉट डिमांडेड प्लेयर थे। यहाँ पे लिवरपूल इंटरेस्टेड था, चेल्सी इंटरेस्टेड था, इवन बारसा भी एक टाइम पे इंटरेस्टेड था, बट ड्यू टू द फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन वो यहाँ पे रेस में ज्वाइन नहीं हो पाए। बट सिटी ने आउट ऑफ नोवेयर इसको यहाँ पे सिक्योर कर लिया है। एंड मार्क गुही की यहाँ पे अगर पिछले 2-3 सीजन की परफॉर्मेंस देखें तो एक ज़बरदस्त उन्होंने क्रिस्टल पैलेस के लिए कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है, एंड इंग्लिश डिफेंडर इज रियली गुड। सो दैट्स अ बिग बूस्ट फॉर पेप गार्डियोलास बैकलाइन फॉर दिस रिमाइंडर ऑफ दिस सीजन एंड फॉर द फ्यूचर। आप इस साइनिंग को कितना रेट करेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लास्ट में बात करते हैं आज खेले जाने वाली मैनचेस्टर डर्बी के बारे में, जो कि पहला मैच होगा फॉर दी केयरटेकर मैनेजर माइकल कैरिक। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने अभी रूबेन अमोरिम की सैकिंग के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड को टेक ओवर किया है। सो इट इज़ गोना बी अ टफ मैच फॉर हिम, बट लेट्स सी उनके प्लेयर किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। ऑन दी अदर साइड पेप गार्डियोला की टीम के लिए भी ये मैच पे मस्ट विन है, उनको 3 पॉइंट चाहिए अगर उनको टाइटल रेस में बने रहना है तो, क्योंकि रिसेंटली जो मैचेस हुए उसमें उन्होंने यहाँ पे पॉइंट ड्रॉप किए हैं, एंड आर्सेनल एंड सिटी के बीच में डिफरेंस यहाँ पे पॉइंट्स का बढ़ चुका है। सो अगर उनको कवर अप करना है दे नीड टू विन दिस मैच। सो आई थिंक एक कांटे की टक्कर में देखने को मिलेगी, नो डाउट सिटी आर दी फेवरेट्स, बट आई थिंक अंडर द न्यू कोच लेट्स सी यूनाइटेड के प्लेयर किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। माई प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच इज कि ये क्लोज मैच होगा, बट आई फील सिटी माइट विन बाय 2-1 स्कोर लाइन। आपका क्या प्रेडिक्शन है, डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द सीरीज। जय हिंद, जय भारत।